किसे कहते हैं? विदेशी व्यापार दो शब्दों से मिलकर बना है, विदेशी और व्यापार। तो पहले यदि हम व्यापार शब्द का अर्थ देखें तो व्यापार शब्द का सामान्य अर्थ है वस्तुएं सेवाओं का क्रय विक्रय करना। सामान्यतः वस्तुएं सेवाओं का जो क्रय विक्रय किया जाता है उसको हम व्यापार में सम्मिलित करते हैं। ये व्यापार स्थानीय व्यापार हो सकता है, राज्य स्तरीय व्यापार हो सकता है, राष्ट्रीय व्यापार हो सकता है, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिसको हम विदेशी व्यापार भी कहते हैं। स्थानीय व्यापार यानी कि एक स्थान विशेष पर होता है, जैसे मान लीजिए अजमेर के अंदर लोकल जो व्यापार होता है जिसमें वस्तुओं की सेवाओं के क्रेता विक्रेता उसी स्थान पर रहते हैं या वहीं पर उनका व्यापार किया जाता है तो स्थानीय व्यापार है। राज्य स्तरीय व्यापार जयपुर और अजमेर के बीच में यदि व्यापार होता है यानी कि वस्तुओं सेवाओं का जो क्रय विक्रय है वो अजमेर और जयपुर के अंतर्गत होता है तो उसको हम राज्य स्तरीय या अंतर्राज्यीय व्यापार इसको कह सकते हैं। अंतर्राज्यीय व्यापार या राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार जो है, जैसे मान लीजिए भारत में है तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो व्यापारी हैं उनके बीच में यदि व्यापार होता है तो वो अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है, राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और विदेशी व्यापार जो है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो दो या दो से अधिक राष्ट्रों की राजनीतिक सीमाओं के भीतर जो व्यापार होता है उसको हम विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जैसे भारत और अमेरिका के बीच में यदि वस्तुओं सेवाओं का आयात निर्यात किया जाता है तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अथवा विदेशी व्यापार कहते हैं। 1947 से पहले दिल्ली और लाहौर के बीच में जो व्यापार होता था वो राष्ट्रीय व्यापारी था, देशी व्यापारी था। लेकिन चूंकि 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए और आज दिल्ली और लाहौर के बीच में यदि कोई व्यापार होता है तो उसको हम विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, क्योंकि दोनों की राजनीतिक जो सीमा है वो अलग अलग हैं। आज भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग राष्ट्र हैं तो दिल्ली और लाहौर के बीच में जो व्यापार किया जाएगा वो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार कहलाएगा। अब ये जो विदेशी व्यापार है इसके प्रकार हम देखें तो इसमें मुख्य रूप से एक तो होता है आयात व्यापार और दूसरा होता है निर्यात व्यापार। आयात व्यापार वह व्यापार है जो कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों से आवश्यकता पड़ने पर वस्तुएं का आयात करता है, वस्तुएं सेवाओं का आयात करता है। यानी कि हम दूसरी वस्तुओं से खरीदते हैं तो वो हमारे लिए आयात व्यापार कहलाएगा। निर्यात व्यापार क्या है कि जब कोई राष्ट्र वस्तुएं सेवाओं को किसी दूसरे राष्ट्र को विक्रय करता है, भेजता है तो उसको हम निर्यात व्यापार कहते हैं। आयात व्यापार में तो वस्तुएं विदेशों से प्राप्त होती हैं और निर्यात व्यापार में हम अपने देश से वस्तुएं दूसरे देशों को बेचते हैं। तो इस प्रकार से विदेशी व्यापार में दो प्रमुख व्यापार हैं, आयात व्यापार और निर्यात व्यापार। लेकिन विदेशी व्यापार की तीसरी कैटेगरी भी है जिसको हम कहते हैं आयात पौने निर्यात व्यापार। आयात पौने निर्यात व्यापार या इसको हम पारगमन व्यापार भी कहते हैं। ये जब एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र से वस्तुएं सेवाओं का आयात करके पौने उसी रूप में सीधे ही बंदरगाहों से किसी तीसरे राष्ट्र को निर्यात कर दे तो उस व्यापार को हम आयात पौने निर्यात व्यापार कहते हैं। जैसे मान लीजिए भारत ने जापान से वस्तुओं को आयात करके सीधे ही कलकत्ता बंदरगाह से और अमेरिका को यदि हम निर्यात कर देते हैं तो ये आयात पौने निर्यात व्यापार कहलाएगा। यदि भारत जापान से वस्तु आयात करता है और उनको मॉडिफाई करता है और फिर वापस अमेरिका को भेजता है तो ये आयात पौने निर्यात व्यापार की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें उस वस्तुओं का कुछ मॉडिफाइड किया गया है, भले ही हमने पैकिंग ही चेंज क्यों नहीं की गई हो। अब हम देखते हैं कि ये जो विदेशी व्यापार है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है इसके अंतर्गत क्या समस्याएं आती हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, सबसे पहली जो समस्या है कि वस्तुओं सेवाओं के आयात और निर्यातकर्ता जो हैं वो स्वतंत्र नहीं हैं, यानी कि हमें आयात लाइसेंस या निर्यात लाइसेंस पड़ेगा, यानी कि सरकारी नियंत्रण है। कोई भी व्यक्ति यदि वस्तुओं का आयात करना चाहता है या निर्यात करना चाहता है तो उसे सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा और लाइसेंस लेने की एक लंबी प्रक्रिया है, तो लाइसेंस लेने में परेशानी आती है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है कि विदेशी व्यापार पर बिना लाइसेंस के
कोई भी व्यापार नहीं हो सकता है। दूसरी जो मुख्य समस्या है वो आती है विदेशी विनिमय की, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र में अलग अलग मुद्रा चलन में होती है और सामान्यतः एक राष्ट्र की मुद्रा दूसरे राष्ट्र में स्वीकार नहीं की जाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि भारत के किसी व्यक्ति ने अमेरिका से वस्तुओं का आयात किया है तो अमेरिका का जो विक्रेता है या निर्यात करता है अमेरिका का, वो डॉलर में पेमेंट चाहेगा। अब चूंकि भारत का रुपया है, अमेरिका में स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो भारत के व्यक्ति को रुपये के बदले डॉलर लेकर के उसको भुगतान करना पड़ेगा। तो इसमें हमें एक राष्ट्र की मुद्रा को दूसरे राष्ट्र में बदलना पड़ेगा। तो वो एक नई तीसरी समस्या उत्पन्न होगी, आपकी विनिमय दरों की समस्या या विनिमय दरों में उतार चढ़ाव की समस्या, विनिमय दर निर्धारण की समस्या। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जब स्थापना 1945 में हुई थी, उसके बाद विभिन्न देशों की विनिमय दरों का निर्धारण किया गया था, यानी कि स्थायी विनिमय दर चलन में थी। लेकिन वर्तमान में परिवर्तनीय विनिमय दर हैं और प्रत्येक राष्ट्र की जो मुद्रा की जो विनिमय दर हैं वो उस विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती हैं, जो कि समय समय पर बदलती रहती हैं। तो इन विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण से भी कई बार आयातकर्ता और निर्यातकर्ताओं को अनिश्चितता बनी रहती है। चौथी जो समस्या आती है वो आती है यातायात के साधनों की समस्या, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम्स बहुत आती है, क्योंकि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में माल भेजने के लिए समय ज़्यादा लगता है। अब भारत की जो स्थिति है वो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, यानी कि भारत का जो विदेशी व्यापार है 90% या अधिकांश विदेशी व्यापार है वो समुद्री परिवहन से होता है। तो समुद्री परिवहन से बड़े बड़े जो जहाज हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी, या हम कह सकते हैं नेक्स्ट बंदरगाहों के पर्याप्त मात्रा में विकास नहीं है। परिवहन की जो देश के जो आंतरिक भाग हैं वहाँ से बड़े पैमाने पर वस्तुओं को बंदरगाहों तक पहुँचाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको यातायात के साधन चाहिए। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है बीमे की समस्या, क्योंकि हम जानते हैं कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में माल जब समुद्री परिवहन से जाएगा तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा, समुद्री तूफान आने से माल नष्ट हो सकता है, वस्तुएं खराब हो सकती हैं। तो विदेशी व्यापार बिना इंश्योरेंस के होता ही नहीं है, तो आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। अब विदेशी व्यापार का जो इंश्योरेंस है, जैसे हम LIC कराते हैं, ये उसका इंश्योरेंस नहीं करती। भारत में जो अग्नि बीमा है, दुर्घटना बीमा है, या अन्य जो बीमा हम GIC कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैं जिसमें नेशनल इंश्योरेंस है और इंडियन इंश्योरेंस, ये जो कंपनियां हैं ये विदेशी व्यापार के आयात निर्यात का बीमा नहीं करती हैं। तो विदेशी व्यापार के वस्तुओं के जो आयात निर्यात करते हैं उनका बीमा कराने के लिए अलग से ही संस्था होनी चाहिए, तो वो वहाँ से आपको बीमा करवाना पड़ेगा। उसके बाद तक कि बीमा की जो प्रीमियम है वो कौन वहन करे, आयातकर्ता वहन करे या निर्यातकर्ता वहन करे। पैकिंग की समस्या है, क्योंकि माल को एक स्थान दूसरे स्थान भेजने में समय ज़्यादा लगेगा, तो उसकी पैकिंग भी अच्छी होनी चाहिए जिससे रास्ते में टूट फूट नहीं जाए, उसके माल नष्ट नहीं हो जाए। तो पैकिंग के जो आधुनिक तरीके हैं वो आपको काम में लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट समस्या आ सकती है आपकी गोदामों की समस्या है, क्योंकि जो आयात निर्यात है वो बड़ी मात्रा में होता है, बड़े पैमाने पर होता है, तो उसको वस्तुओं का संग्रह करना कि आपने देश के आंतरिक भागों से माल बंदरगाह पर पहुंचा दिया, अब बंदरगाहों से माल दूसरे देश को गया, वहाँ वो रिसीव करेगा, तो उस माल को रखने के लिए गोदाम की आवश्यकता भी पड़ेगी, तो ये गोदाम की समस्या है। उसके बाद में सब क्रेता विक्रेता को पहचानने की समस्या जो है वो भी एक प्रॉब्लम आती है कि भारत के व्यक्ति को मान लीजिए अमेरिका से वस्तुएं खरीदनी है, तो अमेरिका में कौन ऐसा विक्रेता है जो ऐसा कर देगा, प्रत्यक्ष संपर्क हम कर नहीं सकते हैं, तो इस दूरियां बहुत ज़्यादा हैं, तो क्रेता विक्रेता के बीच जो संपर्क की समस्या है वो भी आती हैं। लेकिन आजकल जो आधुनिक जो संचार के साधन हैं उनके कारण से समस्या काफ़ी हद तक समाधान हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की समस्या किस प्रकार से किए जाएं, या विनिमय नियंत्रण सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। कई बार जो विदेशी कानून है, राशि पातन की समस्या है, डंपिंग की, अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डंपिंग की है, क्योंकि राशि पातन का मतलब है कि जब कोई राष्ट्र लागत से भी कम कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं का विक्रय करता है तो उसको हम राशि पातन कहते हैं। कई जो राष्ट्र हैं वो लागत से भी कम कीमत पर वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनके कंपटीशन के अंतर्गत वो टिक पाए।
नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतिस्पर्धा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चूँकि बहुत सारे क्रेता विक्रेता होते हैं, आयातकर्ता निर्यातकर्ता होते हैं, तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कट थ्रोट कंपटीशन है। तो ऐसी स्थिति में जो विकासशील राष्ट्र हैं या अर्धविकसित राष्ट्र हैं, उनके जो व्यापारी हैं वो उस प्रतियोगिता में नहीं टिक पाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है इसमें सीमा शुल्क टैरिफ में बढ़ोतरी हो जाती है। कई बार जो सरकार हैं वो राजनीतिक कारणों से, अन्य कारणों से आयात शुल्कों में या कस्टम ड्यूटी बढ़ा देती हैं, उससे भी विदेशी व्यापार पर हाथ लगता है। फिर आते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की हैं? मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति आ जाएगी, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में विदेशी व्यापार उसका असर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियाँ हैं, यदि कोई राष्ट्र किसी भी कारण से कोई युद्ध जैसी स्थिति आती है या विश्व अशांति की स्थिति आती है या भूकंप की स्थिति आती है या अन्य कोई ऐसी स्थिति, राजनीतिक सत्ता परिवर्तन की स्थिति आती है, तभी उसका असर विदेशी व्यापार पर पड़ता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से भी विदेशी व्यापार पर बहुत असर पड़ता है। अमेरिका में आतंकवादियों ने हमला किया था, तो उस समय विदेशी व्यापार पर इसका असर पड़ा। अभी भारत पर भी बम्बई में या दूसरी जगह आतंकवादियों ने हमले किए, उसका भी भारत के विदेशी व्यापार पर असर पड़ा है। या हम ये कह सकते हैं कि जो विदेशी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनका हस्तक्षेप, उनके जो गुट हैं वो बने हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके कारण से विदेशी व्यापार करने में समस्या आती है। जैसे ECM है, यूरोपियन कॉमन मार्केट है, या हम कह सकते हैं गेट है, अंगटाड है, या G7 है, या सार्क है। ये कई अंतर्राष्ट्रीय गुट विश्व मंच पर बने हुए हैं और उनके कारण से भी कई बार विदेशी व्यापार में समस्या, यानी कि उसका मित्र राष्ट्र में यदि कोई प्रतिबंध होते हैं तो वो प्रतिबंध दूसरे राष्ट्रों पर भी लगाए जाते हैं, तो उससे विदेशी व्यापार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से प्रभावित होता है। तो कोई भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जब व्यापार हम करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो समस्या हैं उन समाधान हम कर सकते हैं। जैसे क्रेता विक्रेता के संपर्क की समस्या है, तो उसका समाधान हमें कर सकते हैं कि ट्रेड जो डायरेक्टरीज हैं, व्यापार निर्देशिका हैं, उनका प्रकाशन करें। आज के जो संचार के साधन हैं, ऑनलाइन जो हैं, वहाँ आप सर्च करके कि कौन इसकी वस्तु क्रेता है, कौन विक्रेता है, उसका समाधान किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं उनको हम विकसित करें, गोदामों की हम व्यवस्था करें, या जो इंश्योरेंस कंपनियाँ वो ज़्यादा खोलें, या मान लीजिए जो विनिमय दरों में परिवर्तन की समस्या है तो उसको विनिमय दरों में स्थिरता रखने का प्रयास किया जाए, मांग और पूर्ति में संतुलन बनाए रखने किया जाए, सरकार के द्वारा उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, या जो अंतर्राष्ट्रीय गुट हैं तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए जाएँ। ट्रेड के अंतर्गत जो कस्टम ड्यूटीज हैं या सीमा शुल्क हैं वो बढ़ोतरी नहीं करें, डंपिंग पर नियंत्रण हो, राशि पातन नहीं करे, इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। तो इस प्रकार से हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो विभिन्न समस्या है उनका समाधान कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा है कि विदेशी व्यापार किसे कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के सामने क्या क्या प्रमुख समस्याएं आती हैं, उनका हम किस प्रकार से समाधान कर सकते हैं। भारत का जो विदेशी व्यापार है, यदि हम 1947 से पहले की बात करें तो भारत एक सोने की चिड़िया कहलाता था और भारत में जो अंग्रेज आए थे वो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और उसका उद्देश्य था कि हम भारत से व्यापार करें। और भारत का जो एक्सपोर्ट था पहले बहुत ज़्यादा था, यानी कि पक्ष में था, आयात हमारे कम थे और निर्यात हमारे बहुत ज़्यादा थे। अंग्रेज़ों ने भारत से कच्चा माल ले जा करके और विदेशों में ले जाते थे और वहाँ निर्मित करके वापस से महंगी कीमतों पर तैयार वस्तु हमें देते थे। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता से पूर्व भारत का जो विदेशी व्यापार था वो पक्ष में था, यानी कि हमारे निर्यात ज़्यादा थे, आयात कम थे। लेकिन 1947 के पश्चात हमारे देश का जो व्यापार शेष है वो हमेशा प्रतिकूल रहा है। केवल 1972, 73 और 76, 77 को छोड़ दें तो प्रत्येक वर्ष हमारा व्यापार जो शेष है वो प्रतिकूल है, यानी कि आयात हमारे अधिक हैं और निर्यात कम है। हालांकि हमारे देश के जो विदेशी व्यापार है उसकी कुल मात्रा में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है, आयात भी बढ़ रहे हैं तो कुल हमारे निर्यात भी बढ़ रहे हैं। तो आज इतना ही।
धन्यवाद, थैंक यू।